अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? कुछ दिनों पहले कोलगेट पामोलिव के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे और मैंने अपने इंटरेस्ट से उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी थी। और जब मैंने उसको एनालाइज़ किया, मैंने कुछ रिजल्ट्स विजुअल फॉर्म में मैं चाहा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी इस चैनल पे शेयर किए हुए हैं। तो अभी मैं काम के बाद जिम आया था, लेकिन इस टाइम में मैंने देखा मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो अभी बस मैं सोचा अंदर जाने से पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ। तो अभी मैं बैठ के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही वीडियो वैल्यूएबल होने वाली है, तो इसको एंड तक आपने लाजमी देखना। और जो आपकी इनपुट होगी कोलगेट पाम ऑलिव के लिहाज से, आपने वो मेरे साथ भी शेयर करनी है, ताकि हम मिल के सब ग्रो कर सकें इसमें। थैंक यू सो मच। शुक्रान ओके शुक्रान। नहीं मियाँ। अच्छा जी गाइस, ये तो प्रेजेंटेशन को ना शुरू करते हैं। अभी ये नोटिफिकेशन था जो कि आया था, और इसके साथ एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, और ये पब्लिश इन्होंने किया है, नोटिफाई किया सब शेयर होल्डर्स को 24 जनवरी को। और इन्होंने इंटरिम कैश डिविडेंड दिया है 32 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि इसमें मेंशन भी है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने सोचा कि इस कंपनी को मैं ना देखना शुरू करता हूँ। मैंने इससे पहले कोलगेट पाम ऑलिव पे इतना ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता खैर, इसकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस जब मैंने ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली बनाई थी, तब इसकी शेयर प्राइस 1486 थी। तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो आज का दिन क्लोज हुआ, उसकी अभी मेरे पास अभी मैं नहीं बनाई, लेकिन नहीं चेक की, लेकिन अलबत्ता खैर आगे चलते हैं। कोलगेट पाम ऑलिव को अगर आप देखें ना, तो मुझे भी नहीं पहले आइडिया था, लेकिन ये सब आप ये जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ना, ये सारी कोलगेट पाम ऑलिव ब्रांड की हैं। और आगे ये भी हैं, आप ये देखें यार, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट से लेके वॉशिंग पाउडर्स, और ये किचन क्लीनिंग आइटम्स, और ये सारा कुछ। तो एक बड़ा अच्छा इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और भी ज़्यादा थी, लेकिन मैं उनको अभी इधर यहाँ पे मैंने किया नहीं। जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है कि ऐसे इनके बहुत अच्छे आइटम्स हैं। और डेफिनेटली ऐसी कंपनी में बंदे को सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने का, जिनके प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो खैर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी इनकी। और ये अब आप चूंकि देख सकते हैं कि ये बहुत ही थोड़ी सी डल सी लगती है, जो आप अगर इसको पढ़ना शुरू करें, और मुश्किल होगी। अलबत्ता खैर, मैंने किया ये है कि जिस तरह मैं पुरानी वीडियोस में इनको विजुअली बेहतर तरीके से, जो चीज़ मुझे लगता है कि यार ये देखी जानी चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए, उसको मैं विजुअल फॉर्म में कर देता हूँ। तो आगे चल के मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये सारे मैंने वो ग्राफ बनाए हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो अच्छा जी, अगर आप 2002 से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते, तो आपने आज तक 264,000 रुपीज़ आपने इसमें इन्वेस्ट किए होते। और उसके साथ साथ आपके जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती, वो 869,000 रुपीज़ होती। और अगर आप उसके जो डिविडेंड्स हैं उन सबको भी आप मिला लें, तो टोटल मार्केट वैल्यू होती 3.7 मिलियन के लगभग। अब हम इनका कुछ रेवेन्यू और ग्रोथ की चीज़ें देख लेते हैं। ये सब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट से ही लिया हुआ, जो मैंने आपको पहले दिखाई। अगर हम इनके टर्नओवर के स्टैट्स को देखें, तो जो इन्होंने रेवेन्यू किया, वो अभी का जो क्वार्टर गुजरा है, और जो उससे पिछले साल में क्वार्टर था, वो 4.5% उसकी निस्बत इंक्रीज किया है। और अगर पहले हाफ को देखें साल के, तो पिछले साल की निस्बत 7.3% इंक्रीज हुआ है। अब यह हमें बताता है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड अच्छी है, उनके पास प्राइसिंग पावर भी अच्छी है। और डेफिनेटली चूंकि बड़े हैं, तो इनकी सेल ज़्यादा हुई हैं। इनका फिर जो नेट टर्नओवर है, जो कि आफ्टर डिडक्टिंग सेल टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट्स है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ रिपोर्ट में, वो भी 5.2% इंक्रीज हुआ है फॉर दी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, और इसके उससे पिछले वाले के जो गुजरा उसकी निस्बत। अब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम देख लेना, तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इनकी, वो क्वार्टर के हिसाब से 6.3% डिक्रीज हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर
को अगर हम मैच करें, और जो ये जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ है उसमें 3.4% डिक्रीज हुई है। अब ये एक बड़ी अच्छी चीज है। इन इससे डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है वो तो ये है कि इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, या इनके कॉस्ट जो रॉ मटेरियल्स की है वो डिक्रीज हुई होगी। और भी केसेस हो सकते हैं, लेकिन जो फौरी मेरे जेहन में आते हैं वो ये हैं केसेस। अब आगे उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्वार्टर का अगर हम कंपैरिजन करें तो 21.8% इंक्रीज हुआ है, और हाफ का अगर हम ईयर हाफ का करें तो 25.4% इंक्रीज है। बहुत ही अच्छे स्टैट्स हैं। अगर आप इनके ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें पता चलेगा। डेफिनेटली अभी मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ, शायद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम इनके देखते जाएं तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो इनके हाफ के ईयर हाफ के हिसाब से 12.1% इंक्रीज है, और क्वार्टरली पिछले साल के उसी क्वार्टर की निस्बत 10.3% इंक्रीज है। और डेफिनेटली चूंकि उनकी सेल्स बढ़ी हैं और टर्नओवर बढ़ा है तो उसमें उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, और मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी ज्यादा होंगी, इसलिए ये सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं, जो कि सेंस बनाते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर ज्यादा है। अब इनके अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखें ना, ये चीज मुझे ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसमें जरा स्टैंड आउट हुई है कि 18% ये चीजें इंक्रीज हुई हैं। अब ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये इंक्रीज हुई है। तो खैर चूंकि उन्होंने रेवेन्यू भी ज्यादा किया तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, अलबत्ता ये भी चीज है। तो अब इन एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हुए हैं उनकी क्या चीज पीछे वजूहात हो सकती हैं। एक तो उनकी सैलरी जो वो देते हैं लोगों को वो इंक्रीज हुई होगी डेफिनेटली, ऑफिस के एक्सपेंसेस, और एक चीज जो कि देखी नहीं जाती ज्यादा या उस पर इतना ध्यान नहीं जाता, जो फाइनेंशियल कंप्लायंस है और बिजनेस में कंप्लायंस रिलेटेड टू आप कह लीजिए लेबर लॉज, एथिकल सर्टिफिकेशंस और ये सारा कुछ, एक उसकी भी एक डेफिनेटली कॉस्ट होती है ना। तो इस सब को अगर आप मिला लें तो फिर इनकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है ना ये डेफिनेटली सेंस बनाती है, क्योंकि उनका टर्नओवर ज्यादा हुआ है तो ये चीजें भी फिर ऑन दी बैक एंड बढ़नी ही थी। एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग थी ना उधर रिपोर्ट में वो ये थी कि अदर इनकम उन्होंने मेंशन किया हुआ था, और वो ईयर ऑन ईयर ना इंक्रीज हुई है 4.1%। अब अदर इनकम में क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबली, वो तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हो सकते हैं, कोई कंपनी ने अपने जो फंड हैं वो कहीं इन्वेस्ट किए हों, कोई फॉरेक्स की गेन्स हैं, कभी कभार करेंसी में फ्लक्चुएशन आती है तो उनको उधर से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, या कोई वन टाइम गेन्स हो सकते हैं कोई प्रॉपर्टी बेचने से या कोई एसेट की सेल से। तो ये जस्ट हमारे नॉलेज के लिए है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अगर इनका देखें तो क्वार्टर के कंपैरिजन में 19.4% इंक्रीज है, और फाइनेंशियल ईयर के हाफ में 27.7% इंक्रीज है पिछले फाइनेंशियल ईयर की निस्बत, जो कि बहुत ही एक अच्छी इंडिकेशन है। और इनकम टैक्स को अगर हम देखें तो इनकम टैक्स इनका इंक्रीज हुआ 31.9%। डेफिनेटली चूंकि टर्नओवर भी इनका ज़्यादा था तो इनकम टैक्स इंक्रीज होना था, लेकिन 31.9% इंक्रीज है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी इनका इंक्रीज हुआ है, और वो 31.5% इंक्रीज हुआ है। आप ये देख सकते हैं नंबर्स क्लोज ही हैं तकरीबन। अब अगर आप अर्निंग पर शेयर को देखें ना तो जो क्वार्टर के कंपैरिजन में 25.1% इंक्रीज हुई है, और अभी के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में 31.5% इंक्रीज है पिछले साल की निस्बत, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए और उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी। और इन्होंने डिविडेंड भी दिया है 32 रुपीज़ का, जो कि एक और सोने पे सुहागा है। अब आपको अगर मैं इसकी सारी समरी बता दूं ना जो मैंने इसको एनालाइज किया, एक तो उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है बड़ी तगड़ी है, सेल्स जो है 7.3% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट उनका 31.5% इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि डेफिनेटली शो कर रहा है कि बहुत ही अच्छी है। कॉस्ट रिडक्शन जो है उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है सेल्स की वो लोअर की हैं, जिससे उनका डेफिनेटली ग्रॉस मार्जिन भी जो है वो बढ़ेगा। टैक्स बर्डन थोड़ा ज़्यादा है इन पे 33.9%, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं वो भी खैर थोड़ी ज़्यादा है। अलबत्ता ऑन दी ब्राइट साइड बहुत कुछ है देखने को। ये टॉप 3 पॉइंट्स आप देख लें मेरी प्रेजेंटेशन की समरी में, बस ये हैं जो कि मेरे लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं कि ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बाकी चीज़ें तो खैर
बिटवीन द लाइन्स बहुत ज़्यादा होंगी। अलबत्ता मेरा ख़्याल है ये चीज़ें थी जो कि आपको देखनी चाहिए थी। अब अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, मेरे अभी पोर्टफ़ोलियो में ये नहीं है, तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इसमें करना चाह रहे हैं ना, तो ये शरिया कंप्लायंट कंपनी नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा। अलबत्ता फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपने करना है और मैं अगर पॉसिबली इसमें करूँ, तो मैं कैसे करूँगा जी, कि अभी ना आप देखेंगे मार्केट ने इधर ना इस स्टॉक में रैली करते हुए ये ऊपर गया और अभी बस इसी ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें ये इसकी ना प्राइस रेंज है। अब इधर तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है, मेरे लिए एटलीस्ट। आपके अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, गोल्स हो सकते हैं और मैं अगर इसको बाय करूँगा ना, मैं यहाँ से अगर ये थोड़ा डिप करे ना, तो मैं डिप्स पे मुख्तलिफ इंटरवल्स पे ना मैं इसको बाय करूँगा और लेट्स से अगर ये यहाँ से आगे बढ़ता है ना, तो फिर मैं इसको ना बाय नहीं करूँगा। क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि मुझे अच्छा डिविडेंड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है ना कोलगेट पाल्मोलिव, ये आप इसको समझ लीजिए कि एक डिफेंसिव स्टॉक है जो कि आपको डिविडेंड देता जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं देगा अपनी प्राइस की निस्बत, लेकिन आपको अच्छे डिविडेंड्स देगा। लेकिन वो जो कुछ कंपनीज़ हैं वो बड़े एग्रेसिवली डिविडेंड्स देती हैं और उसकी उस तरह का स्टॉक नहीं है। पोर्टफोलियो में आपके होनी चाहिए ऐसी कंपनीज़। तो मैंने आपको बता दिया अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अभी की सिचुएशन में क्या कोलगेट अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए या कि नहीं? ये आप लोगों ने प्लीज़ मुझे बताना है कमेंट्स में और मैं समझता हूँ कि कमेंट्स में ही सबसे ज़्यादा अच्छी डिस्कशंस और कन्वर्सेशंस होती हैं, जहाँ हम एक-दूसरे से सीख पाते हैं। तो कमेंट्स में इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपका फीडबैक भी मुझे बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड और हम एक अगली वीडियो में मिलेंगे।